Hello students, this is Neeraj Pandey, your social science teacher, and welcome back in your social science class. And students, today we are going to continue our topic from the chapter number 1 in civics book, the Indian constitutions. In the previous video, we have already discussed about the key features of Indian constitution, and we have completed 2 points, that is federalism and parliamentary form of government have been completed in the previous video. And today we are continuing our 3 topics from the Indian constitution topic key features. The third is separation of powers, and the fourth is fundamental rights, and the fifth is secularism. पिछले वीडियो में हमने यही टॉपिक लिया था जहां पे हमारे 2 टॉपिक बेटा क्लियर हुए। 2 टॉपिक में हमने आपको फेडरलिज्म के बारे में बताया और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया। हमने कहा था कि पार्लियामेंट कैसे बनती है कि देयर आर ओनली 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं, अर्थात पार्लियामेंट का एक निर्माण होता है। और फेडरलिज्म क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फेडरलिज्म सिस्टम दैट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन मोर देन वन लेवल, फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एंड द पंचायती राज एज अ थर्ड लेवल इन आवर इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया। आज हम सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब हो गया बंटवारा या विभाजन। तो यहाँ पे बंटवारा या विभाजन का मतलब क्या होगा? बंटवारा या विभाजन ऑफ पावर्स में शक्तियों का। जैसे हमने अभी पढ़ा कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि इन दिस सिस्टम देयर आर पावर शेयरिंग एंड डिवाइडेड ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमको क्या है पहले हमें ये देखना है। तो आप याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस देयर आर 3 organs of government. How many organs of government? So you remember always organs of government. So there are 3 organs of government. The first is legislature, and the second is executive, and the third is judiciary. Student, you remember always that what is government? So then your answer is according to our Indian constitutions there are only 3 organs of government. The first is legislature, the second is executive, and the third is judiciary. In legislature, that just like parliament, legislature refers to representative elected by the people. हमने आपसे कहा था कि जैसे हमारे यहाँ बरेली के एमपी कौन है? मिस्टर संतोष गंगवार। मिस्टर संतोष गंगवार इज अ लोकसभा मेंबर फ्रॉम बरेली। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि लेजिस्लेचर में पीपल के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल या लिटिल ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल, अर्थात कम लोगों की एक संख्या होती है एग्जीक्यूटिव जो इसी में से चुने होते हैं। जो कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। फिर इसके बाद जुडिशरी क्या होती है? जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तीनों क्या है? मेन ऑर्गन्स होते हैं बेटा हमारे गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कभी भूलिएगा नहीं कि भी गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर पावर शेयरिंग अमंग दीज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे देश का संविधान है, लेजिस्लेचर को क्या करना है वो बताता है, एग्जीक्यूटिव को क्या करना है वो भी संविधान बताता है, जुडिशरी को क्या करना है वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और इन तीनों लोगों को चेक आउट करते हैं एक दूसरे को ये कि कौन वर्क सही कर रहा है, कौन वर्क सही नहीं कर रहा है, कौन संविधान के नियमों के अपोजिट वर्क कर रहा है। तो इन सबकी निगरानी के लिए जुडिशरी भी देखती रहती है कि ये दोनों वर्क सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
इसी को हम कहते हैं बेटा सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो भी पावर्स है वो डिवाइड कर दी गई है इन ऑर्गन्स के बीच में और सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक आउट करते हैं। क्लियर हो गया। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी मैंने इसके पहले जो भी मैं वीडियो सेंड कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले कह दिया बेटा प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो मिस हो जाती है, बार बार बच्चों का फोन आता है सर ये वीडियो मुझे नहीं मिली, ये मेरे पे डिलीट हो गई बाय मिस्टेक, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमेशा के लिए पूरे सेशन के लिए कोई भी वीडियो आपसे अगर स्लिप भी हो जाती है मोबाइल से तो वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ वो आपको मिलेगी भी नहीं, जब मैं फॉरवर्ड करूँगा तब आपको मिलेगी। और अगर आपने ऑलरेडी उसको क्या किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा कि क्लास 8 की सोशल स्टडी की वीडियो बन चुकी है। इसीलिए मैंने कहा कि सब लोग सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, आप सभी लोग देखते हैं, मैं डेली देखता हूँ व्यूज़ बहुत होते हैं, नियर अबाउट 90 स्टूडेंट डेली व्यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों में से लाइक कितने करते हैं, 7 या 8। तो कम से कम आप देख के उसको लाइक भी करिएगा। क्यों, क्योंकि ये वीडियो जो बन रही है वो आपकी बड़ी मेहनत से बनानी पड़ती है और फिर इसके बाद हम लोग आपको सेंड करते हैं। और साथ में जब हम लोगों का ऑफलाइन होगा, जब हम लोग आमने सामने क्लास में बैठेंगे, तब फिर ये कोई वीडियो का झाड़ी नहीं रहेगा, कोई सिस्टम नहीं रहेगा। तो जब तक है तब तक आप कॉपरेट करिए और हम लोग भी आपको कॉपरेट करें। अब नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होता है, इट रेफर्स कंसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब क्या है बेटा कि हम जो समाज में रहते हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए हैं, जिससे हमारे जीवन का डेवलपमेंट होता है, लाइफ बढ़ती है। तो याद रखेंगे, अगर कोई पूछता है हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देन योर आंसर इज देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इसी के आगे एरो लगाया है, तो ये 6 है। एक चीज और बताऊं मैं आपको कि व्हेन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was into 26 January 1950 we have 7 fundamental rights। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट थे, तो आप कहेंगे सर 7, लेकिन प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास 6। याद रखेंगे देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा और वो एक्सरसाइज तुरंत हर बच्चा अपनी अपनी फेयर नोटबुक में लिखेगा और फिर उसको हम चेक भी करेंगे और उसको लर्न करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूटी जब आपका पहला आएगा तो उसमें ये चैप्टर तो आना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग हो रहा है वो यूटी में आएगा। तो एक्सरसाइज जैसे ही मैं आपको सेंड करूँ आप उसको फेयर कॉपी में लिख लें। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड आफ्टर दिस वीडियो। राइट टू इक्वालिटी, हमारे अभी मैंने पूछ लिया कि राइट एनी 4 फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज गिवन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन योर आंसर इज सर देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। और हमें लिखना कितना है, राइट एनी 4। हम कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट एनी 2, राइट एनी 3, राइट एनी 5, राइट एनी 4 फंडामेंटल राइट। तो आपको ये 6 पूरे लर्न होने चाहिए। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है बेटा समानता का अधिकार। हमने कहा था कि समाज में सभी लोग क्या है, समान है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना किसी हाई कास्ट का है, ना कोई लोअर कास्ट का है, ना कोई धर्म बड़ा है, ना कोई धर्म छोटा है, सभी इक्वल है कानून की नजर में। तो अभी इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो भी हमने आपको बताया। राइट टू इक्वालिटी के बाद आता है राइट टू फ्रीडम, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन इसका मतलब क्या होता है, शोषण। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। अंग्रेज हमारा बहुत शोषण करते थे, क्यों, क्योंकि वो हमसे जबरदस्ती काम भी करा लेते थे, उसके बदले में हमको उसकी जो मजदूरी होती थी वो भी नहीं मिलती थी। आज किसी भी व्यक्ति से उसके बिना मर्जी के कोई वर्क नहीं करा सकते, और अगर हम किसी व्यक्ति से उसका वर्क कराते हैं तो उसके बदले में हमें उसके पूरे दिन की जो मजदूरी है वो उसको देनी पड़ती है। अर्थात आज हमारे देश में, इस डेमोक्रेसी कंट्री में, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। और इसमें बेटा ये भी लिखा हुआ है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो खतरनाक काम करती हैं या जो खतरे वाले काम होते हैं उसमें बच्चों को लगाना भी गैर कानूनी कर दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है राइट अगेंस्ट
एक्वाइटेशन। क्लियर। और बेटा इसका मतलब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम किसी भी धर्म को माने, हम किसी भी धर्म का प्रचार करें, हम चाहे मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारा जाए, रामायण पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, हम जुलूस निकालें, हम चाहे उपवास रखें, हम कुछ भी करें धर्म में, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इसकी परमिशन देता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी धर्म को, लेकिन इंडिया का कोई धर्म नहीं है, भारत देश का खुद का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सबको क्या दिया गया? इक्वल राइट दिया गया है। सबको अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की फ्रीडम दी गई है, उसी को कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप देखते होंगे मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो भी जुलूस निकालते हैं, हिंदू भाई हैं वो भी राम बारात निकालते हैं, क्या कोई किसी को रोकता है? जो जैसे चाहे वैसे अपनी पूजा पाठ वगैरह नमाज पढ़ना करता है, क्या कोई किसी को रोकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया है और हमारे देश के इंडिया के कानून ने ये सबको आज़ादी दी है कि हम अपने धर्म को आबाद रूप से माने, उसका प्रचार करें और जैसे चाहे वैसे हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। तो ये सबको क्या किया गया? राइट दिया गया है। नेक्स्ट है ये बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको, फॉरफादर ने हमको अपनी संस्कृति दी है, हम उसको बचा के रखें। और साथ ही एजुकेशनल राइट अर्थात प्रत्येक माता पिता का भी एक अधिकार, बच्चों का भी था, बच्चों का भी एक माता पिता का तो ड्यूटी है और बच्चों का क्या है? अधिकार बन गया है। क्या? कि वो शिक्षा पाएं। और राज्य की सरकारें भी, जो आप प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल देखते हो, वहाँ पे फ्री में सबकी पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि इट इज द राइट टू एवरी चिल्ड्रन who have got fulfill education। तो वहाँ पे एजुकेशन का क्या है? ये राइट। और ये संविधान में जो आर्टिकल है वो 21A है, याद रखिए। एजुकेशनल राइट किस आर्टिकल